हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं बैंको एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म। जी स्टूडेंट्स, हमारी पढ़ाई की इस लीग के अंदर हमने टेंस नाम का टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था और आज है क्लास की टेंस की क्लास 2। इस सेकंड क्लास के अंदर हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने लास्ट क्लास के अंदर छोड़ा। इस लास्ट क्लास के अंदर हमने इन 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और जो आंसर्स निकल के आए थे वो कुछ इस प्रकार के थे। इधर डू की जगह होगा क्या, डज। इधर डू की जगह क्या होगा, डज। इधर लीव की जगह हो जाएगा लीव्स और इधर बिगिंस की जगह हो जाएगा ये ये कुछ बातें अपन ने करी थी। अच्छा, जब ये 4 तरह के आंसर्स आपके सामने आए तो कुछ हद तक बातें इजी और क्लियर थी, कुछ बातें कंफ्यूज करने भाई। जैसे अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे डू की जगह जो डज है वो क्यों है, सर समझ नहीं आ रहा। क्या वो मिल्क के कारण है? तो मेरा जवाब था नहीं। आप अगर ये सोचेंगे कि मिल्क अनकाउंटेबल होता है उसके लिए डज लगा दें तो आप ये गलती कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों ये लाइक जो है ये तो वर्ब है और मिल्क वर्ब के अगर बाद आ रहा है तो वो जरूर क्या होगा, वो तो ऑब्जेक्ट होगा। इसलिए इसका जो सब्जेक्ट है वो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है पता करना। लेकिन अगर आपने इस बात को एक बार याद कर लिया कि WH वर्ड्स में से हु और व्हाट ऐसे शब्द हैं जो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बन सकते हैं, तो आप फिर अगली बार कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या सर, क्या WH वर्ड्स कौन से होते हैं सर? WH वर्ड्स हु, व्हाट, whom, whose, which, हाउ, वेयर, व्हेन, तरह के होते हैं ना कुछ, हाउ मेनी, हाउ मच एंड ऑल दैट। ये जो सारे WH वर्ड्स होते हैं, इनमें से मैंने 2 को बोला। कौन से? हु को और ये हु और व्हाट जो है अगर आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह लिखें तो फिर यही सब्जेक्ट होते हैं और फिर अकॉर्डिंगली वर्ब आती है। अच्छा, व्हाट के साथ केस थोड़ा अलग भी हो सकता है, लेकिन हु के साथ फिक्स है। अगर ये भाई आता है तो ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट ही होता है विद अनदर एग्जाम्पल एक्सेप्शन। इसका भी एक एक्सेप्शन वैसे होता है, लेकिन अभी हमारे सामने चीज बहुत क्लियर है। वो है हु है, यहाँ वो सब्जेक्ट ही है और वो वर्ब को कंट्रोल करेगा। इसलिए हु जब कंट्रोल करेगा तो अब दिमाग में आता है हु सब्जेक्ट है किस टाइप का जो वर्ब को कंट्रोल कर सके। तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि अगर सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा कि किस टाइप का है, उसको आपको सिंगुलर मानना है और सिंगुलर मानते हुए आप उसके लिए लगा देंगे क्या। ये पूरी बात हुई। अब देखिए, क्वेश्चन का जवाब देना ही सब कुछ नहीं होता, इनको पूरी तरीके से समझना असली तैयारी या असली प्रिपरेशन होती है। आप कई बार मिलते होंगे ऐसे कुछ बच्चों से जिनका कभी कभी तो किसी मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर जो है वो बहुत ही शानदार आता है, वो कट ऑफ से 5 या 10 नंबर ज्यादा ला रहे हो। लेकिन कभी कभी वो देखते हो कि वही स्टूडेंट, सेम वही बच्चा जो इतना इंटेलिजेंट है, कट ऑफ से 20-25 नंबर पीछे है। तो कारण ये होता है कि अगर वो टॉपिक को ढंग से नहीं सीखता है तो टॉपिक का थोड़ा सा टेढ़ा सवाल आते ही बुरी तरीके से नीचे गिरता है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि उसके मार्क्स कम होते हैं, उसकी रैंक भी बहुत नीचे गिर जाती है। और यही सारी बातें होती हैं बच्चों जो हमें ध्यान रखनी होती है जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो गलती नहीं करनी है, अधूरापन नहीं रखना है, पूरा सीखना है। अब 6th क्वेश्चन एक अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप मानो ना मानो ये जो है ये एक प्रबल दावेदार है हमारा सब्जेक्ट बनने का, और सब्जेक्ट बना नहीं है। लेकिन हमने उल्टा यहाँ पे डू की जगह क्या कर दिया है, डज कर दिया है, सब्जेक्ट मान लिया है ही को। बहुत ही अटपटी सी ये बात लगती है बच्चों को जब वो पहली बार इस तरह के सेंटेंस को देखते हैं, क्योंकि पहली वाली चीजों में जहां उन्होंने ये सब चीजें सीख ली थी अपने जवाब वो सही दे रहे थे, तो यहाँ पे ये बात नहीं बैठी। तो ये कैसे हुआ, तो आओ जरा आपको बताते हैं कि हमने कैसे डिसाइड किया कि पेंसिल सब्जेक्ट नहीं है, ही है। क्योंकि पेंसिल्स हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखा हुआ है और ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है, और सर ने हमें कुछ ऐसा बताया भी था ये मेन वर्ब के बाद आता है, वो तो ऑब्जेक्ट होता है। ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है। बच्चों ध्यान से सुनना, मैंने यहां जिसे कहा था वो थी मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये सच बात है, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना कि मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद की बात नहीं हो रही है। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आता है वही सब्जेक्ट होता है।
क्या क्या बोल दिया सर? एक सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सर ये कौन से वाले होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं आपके क्वेश्चन वाले, जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस नहीं होते हैं। इनके बारे में क्या बताया सर आपने? इनके बारे में मैंने ये बताया, इनके अंदर एक जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा होता है इन 99% केसेस। 99% केसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट होता है बेटा। बोलो समझ में आ गया? और यहाँ वही हुआ, सब्जेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद। लेकिन सर यहाँ पे ये जो लिखा है ये भी तो हो सकता है हेल्पिंग वर्ब। नहीं बेटा, ये एक्चुअली में सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। इसीलिए बिल्कुल फंसना नहीं। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो यानी क्वेश्चन मार्क लगा हो, उसके अंदर आपको सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ढूंढना है। अगर ना हो तो पहले वाले को मानना है। ऐसे याद कर लो, इससे आपसे गलती नहीं होगी। अब आप कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ भी था, तो आपने सब्जेक्ट फिर मिल्क को क्यों नहीं माना? अब देखो ना बेटा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और लाइक भी आ रहा है। यहाँ पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आ गया, तो बस वही सब्जेक्ट है। इसीलिए हम इसके अनुसार डू और डज को आप कंट्रोल करेंगे। इसके अंदर नहीं आया था इसलिए सब्जेक्ट इसको बनाया, इसको बनाया, ये हमें पता नहीं किस प्रकार का होता है, तो इसको सिंगुलर मान लिया और सिंगुलर मानते उसके साथ में लगा दिया बस। सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस कवर करेंगे अपन यहाँ पे, सारे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एक भी नहीं। आप बस ध्यान दीजिएगा। 7th और 8th में मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट रहा होगा। रहा क्या? नहीं रहा होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें। तो क्या है, वो सिंगुलर है तो एस लगा दिया और प्लूरल है तो एस हटा दिया। अब मुझे लगता है कि मैंने आपको वेल इक्विप्ड कर दिया है इस तरह के क्वेश्चंस को लेके, और जो एडिशनल बातें आपको आनी चाहिए थी वो भी बता दी हैं। अगर वो फिर भी रिवाइज करनी हो तो जल्दी से बता देता हूँ। देखो, एक तो होता है V1 वर्सेस V1 SES, ये वाली बात बताई। चलिए क्या बताया, प्लूरल सब्जेक्ट हो, आई यू हो तो V1 लगा देना, सिंगुलर हो तो V1 SES लगा देना। दूसरी बात क्या बताई कि डू डज डिड के साथ में, डू डज और डिड के साथ में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। और क्या बताया मैंने आपको? और मैंने आपको अभी भी ये बताया कि अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो तो उसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद। 3 बताया। ये लो फिर आओ, अब आपके सामने 4 नए क्वेश्चन। ये लो मैं साइड हट गया हूँ, वीडियो को पॉज कर लो आप आराम से। पॉज करने के बाद में आप अटेम्प्ट कर लो। कर लिया है? चलो आओ, ये है। फिर यही आपका जवाब है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आपने ये कहा कि सर वी प्लूरल होता है, हम पीछे पढ़ के आए हैं, तो उसके साथ V1 आएगा तो बात खत्म। बिल्कुल सही, गुड जॉब। आई के साथ क्या आता है बेटा? अब आता है। इट के साथ क्या आएगा? इट सिंगुलर होता है बच्चों, के साथ क्या आएगा? डज आएगा। अब बताओ यहाँ रेंज करूं कि नहीं करूं? बोलो, रेंज करूं कि नहीं करूं? अरे बिल्कुल नहीं बेटा, रेंज तब करना था जब वो इट के ठीक बाद आता। बीच में डू डज आ गया ना, अब इसे ये कंट्रोल नहीं करेगा। इसे यानी मेन वर्ब को सब्जेक्ट नहीं हेल्पिंग वर्ब कंट्रोल करे। अगली बात समझ में? अगले में देखो, अब देखो ये रतन है यहाँ पे, तो रतन के बाद देखो कोई डूडस आया क्या? कोई इजमर आया क्या? कोई वाजवर आया क्या? या कोई हैजेव आया क्या? नहीं, ये देखो वर्ब आई है। तो जब वर्ब बिना हेल्पिंग वर्ब के आती है ना, तब उसे सब्जेक्ट कंट्रोल करे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप क्या, एक साइड। सही जवाब। बताओ, ऐसा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि हाँ, अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए हम कर लेंगे? फील हो रहा है? फिर तो क्या बात। लो फिर आओ, आपके लिए कई और ऐसे कोई कुछ क्वेश्चंस लेके आता हूँ। देखते हैं आप में से कितने बच्चे अब से सारे सवालों का सही जवाब देंगे। वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कर लो। कर लिया? डे के साथ में गो और गोज प्लूरल होता है। प्लूरल के साथ तो गो और गोज आएगा, क्या आएगा? गो आएगा। सन क्या होता है, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर है भाई, एक ही तो है। सूर्य सुबह रोज उगता है, एक ही तो देखते हो, 5 होते हैं क्या? एक, एक है तो क्या आएगा? एक्स आएगा। एवरी मदर है, क्या लिखोगे इसके साथ? एवरी मदर जब आप लिखा हुआ देखते हो तो मीनिंग होता है हर माँ। हर माँ अपने बच्चों को प्रेम बहुत ही प्यार से रखती है, बहुत ही प्रेम करती है, मतलब सिंपली ऐसे बोलते हैं। ठीक है, सब देखा जाए तो सेंटेंस में ऐसा लग रहा है कि हर माँ की बात हो रही है, जिसका मतलब बहुत सारी माओं की बात हो रही है। तो बहुत सारी माओं की बात हो रही है तो प्लूरल हो गया। प्लूरल हो गया तो आप क्या लगाओगे?
बट इसका आंसर क्या है? ऐसा क्यों बच्चों? ये जो एवरी मदर आप बोलते हो, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक माँ, जब आप कहते हो प्रत्येक माँ, बात तो सभी की हो रही होती है, लेकिन उनमें से हर एक को सब्जेक्ट बनाए। प्रत्येक वर्ड को आप हिंदी में भी जब तोड़ते हो तो प्रति और एक बनता है, तो एक। ये ध्यान रखिएगा, ये जो एवरी है और इसके तीन भाई होते हैं, री, नाइदर। बोलो, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ये अगर आपको दिख जाते हैं और इनके साथ एक सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा, सोचो ही मत, अब आगे सब कुछ सिंगुलर ही आएगा। ऑफ कोर्स अगर सिंगुलर ही आना है तो सिंगुलर वर्ब आ गई आपकी क्या? क्लियर एकदम? फिर तो क्या बात। नीरज को देख लो, बताओ, नीरज प्ले और प्लेज गेम्स रेगुलरली इन द मॉर्निंग। क्या करोगे? एक बंदा है, प्लेज होएगा, खत्म। आसानी से कर पाए? ठीक, अगले वाले देखते हैं। ही के लिए टेक या टेक्स? टेक्स। दोज हु ट्राई और ट्राइज ऑलवेज सक्सीड। अब ज्यादातर बच्चे यहाँ पे इसे सब्जेक्ट मान लेते हो ना सर? इसे ही तो मानेंगे। आपने कहा था कि वो वर्ब से पहले आता है, अगर हूँ तो फिर वो सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन मैंने कहा था अगर वो स्टार्ट करे, अगर वो स्टार्ट करे, अगर वो स्टार्ट ना करे तो क्या करना होता है? तो फिर देखना होता है उससे पहले वाले नाउन या प्रोनाउन को। तो पहले किसको? नाउन या प्रोनाउन को। सर यहाँ पे ये जो ये डाकी पड़ा हुआ है, ये क्या है? ये प्रोनाउन है सर। ये जो प्रोनाउन है, अब ये डिसाइड करेगा कि जी हाँ, ये डिसाइड करेगा। फिर ये डिसाइड करेगा तो ट्राई जाएगा कि ट्राई जाएगा? ट्राई है, क्योंकि ये आपको सिंगुलर दिख रहा है कि प्लूरल दिख रहा है? प्लूरल है। अरे दोज सिंगुलर होता है क्या? नहीं ना। फिर तो दोज प्लूरल है। अगर दोज प्लूरल है तो उसके लिए क्या आएगा? वी बनाएगा, एस सी एस। माई ब्रदर के साथ बताओ क्या लिखो? सब्जेक्ट कौन है? माई है कि ब्रदर है? ये जो माई और हिज वगैरह होते हैं, ध्यान रख लो, ये कभी सब्जेक्ट नहीं होते। सब्जेक्ट इनके साथ लिखा नाउन होता है। और ये एक वचन है कि बहुवचन है? ये एक वचन है। अगर एक वचन है तो उसके लिए क्या कर दो? सिंगुलर है तो वी। बर्ड्स यूजुअली मेक और मेक्स नेस्ट इन द ट्री। बर्ड्स के लिए क्या लिखोगे? मेक या मेक्स? मेक्स। गलत। अरे प्लूरल है, बर्ड्स एस लगाया है। पक्षी हिंदी में भले ही बोल रहे हो आप तो सिंगुलर, लेकिन बात एक से ज्यादा की हो रही है। अगर बात एक से ज्यादा की हो रही है, बर्ड्स के लिए लिखोगे मेक। बताओ, पक्का? तो फिर इनके सही दे दोगे इस बार जवाब? फिर ये वाली और कर लेते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे फिर, अगर इनके सही दे दिया तो। कर लो, पॉज करो, वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करो। कर लिया? सोल्जर्स यानी प्लूरल, प्लूरल यानी कि कीप, यू यानी कि प्लूरल यानी स्टीम, यस, लोटस। लोटस के लिए ब्लूम लगा दिया तो गलती कर दी। हाँ, ऐसा लगता है यहाँ पे, यहाँ सारे कमलों की बात हो रही है, सारे जो कमल के फूल होते हैं वो कीचड़ में उगते हैं। लेकिन दोस्त, फिर भी लिखा तो सिंगुलर है ना, लोटसिस तो नहीं लिखा है ना, लोटस लिखा है, सिंगुलर है, तो ब्लूम किया है। ठीक है? हेलो फिलोसोफर, व्यू और व्यूज? व्यूज। वी स्टे देयर फॉर 2 days एंड लीव और लीव्स फॉर जयपुर। इस बार क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछे जाने पे क्या फर्क पड़ा? हमारे पास ये जो है, ये आया सेंटेंस का सब्जेक्ट, और ये जो है ये आई सेंटेंस की वर्ब। अब दिमाग में आता है कि सेंटेंस की वर्ब पे तो क्वेश्चन हमसे पूछा ही नहीं गया, तो हम करें क्या? इसमें चेंज करें? अरे इसमें क्यों चेंज करोगे जब क्वेश्चन वहीं पूछा गया है? तो फिर जब आगे बढ़ते हैं, देयर फॉर 2 days को पढ़ते हैं, लिखा देखते हैं एंड। एंड बच्चों एक कंजंक्शन होता है, दो एक टाइप की चीजों को जोड़ता है। और इस कंजंक्शन के बाद आप जो देख रहे हो वो एक वर्ब लिखी हुई है, बता दो गलत क्या हूँ क्या? लीव यहाँ पे एक वर्ब है। लीव जो फॉर के साथ में मीनिंग देती है कहीं जाने का, कहीं जाना, लीव फॉर होता है। दिमाग में सवाल उठता है कि ये अगर वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है? इसका सब्जेक्ट तो यही लिखा होना चाहिए था, इसके पहले, एंड के बाद में और लीव से पहले। वो है नहीं। अभी भी अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसके अंदर एंड के बाद में एक वर्ब हो, समझ जाना बेटा, उसका सब्जेक्ट और कोई नहीं, पहले वाला वर्ड हो। ये यही सब्जेक्ट है। और द मोमेंट आपने कहा यही इसका सब्जेक्ट है, अब मुझे
जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं होगी सर, सच बात है कि नहीं है? अरे है या नहीं? चलो 27 नंबर बताओ। डू या डज हिस्ट्री रिपीट एवर रिपीट इट्स? जो डज आ जाए, सब्जेक्ट है हिस्ट्री। भूल गए क्या? हेल्पिंग ग्रुप से पहले सब, सॉरी, हेल्पिंग ग्रुप के ठीक बाद में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, अगर क्या हो, क्वेश्चन मार्क हो। अच्छा सर, फिर उस हिसाब से तो सब्जेक्ट फिर ऑल टीचर्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। वर्ब वर्क हार्ड हो जाएगी। अरे वर्ब को क्यों देखना है जब डू डज आ रखा है तो? और डू डज के हिसाब से, ऑल टीचर्स के हिसाब से डू डज में से क्या लिखोगे? बोलो, प्लूरल है ना, वो आएगा। कर लिया? किसे कर पाए? अब बताओ, अगली वाली जो दूंगा उसमें पूरे सही कर दोगे क्या? अभी तक गलत तो नहीं हो रहे ना? कोई बात नहीं, अरे हो रहे हैं ना, अगर गलत तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। अब सही करना है। पॉज, अटेम्प्ट, डन, आ जाओ। टू टॉवल्स, हैज और हैव, दो है ना, प्लूरल हैव आएगा। इसका बताओ। अब वर्ब है, डिटरमाइन और डिटरमाइंस। सब्जेक्ट क्या है? अवर नहीं है। माई, योर, हिज, हर, अवर, इनके बाद वाला नाउन सब्जेक्ट होता है। ये आपको देखने में सिंगुलर लग रहा है कि प्लूरल? पर इसके एंड में एस लगा हुआ है, लग तो प्लूरल रहा है, पता नहीं क्या होता है। अच्छा, डीड का अर्थ होता है कर्म, और डीड्स का प्लूरल फॉर्म होता है खूब सारे कर्म। हमारे कर्म जो है वो डिटरमाइन करते हैं हमारी डेस्टिनी, यानी हमारी एंजल ना, हमारी किस्मत। तो बच्चों क्या हो जाएगा डीड्स के लिए? प्लूरल है ना, डिटरमाइन हो। मंकी एक लिखा है कि दो लिखे हैं? एक लिखा है, तो डज आएगा कि डू आएगा? डज आएगा। पाकिस्तानी सोल्जर्स, सिंगुलर है कि प्लूरल है? सोल्जर्स की जगह एनिमल्स लिख दूं? अरे एक ही बात है, सोल्जर्स है बेटा सब्जेक्ट। हैज लिखूं कि हैव लिखूं? हैव लिख दूं, ठीक है। और अगला देख लेते हैं। वो के साथ में डू आएगा कि डस? पीछे पड़ के आए, ये तो बताना पड़ेगा। अब दुश्मनी हो जाएगी अगर नहीं बताया। डस आएगा, डस। टू के साथ में क्या आएगा? केप आएगा कि स्केप्स आएगा? टू नहीं, क्रिमिनल्स के हिसाब से सर, प्लूरल है वो। टू तो बता रहा है कि वो दो हैं, लेकिन है क्रिमिनल्स, इसलिए इसके। ही के साथ क्या आएगा? कम या कम्स, ये तो आता है। ही के साथ क्या आएगा? गो या गोज? सही हो रहे हैं हम? अब बात है, दो फिर और लो। खूब प्रैक्टिस रखी मैंने आपके लिए, फटाफट बताते जाओ। रोज के साथ क्या आएगा? स्मेल या स्मेल्स? एक ही है नहीं, एक से रोजेज होता है ना प्लूरल, तो सिंगुलर है, ये क्या हो जाएगा? स्मेल्स। ये बताओ सिंगुलर है क्या प्लूरल है? प्लूरल। तो फिर शाइन लगा दूं? सिंगुलर है, साइंस लगा देते हैं। अनकाउंटेबल है, देख लो, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल होगा तो क्या आंसर हो जाएगा? साइंस। लगा दूं आंसर? लेकिन सर स्टार्स तो अनकाउंटेबल होते हैं। स्टार्स कैसे अनकाउंटेबल होते हैं? स्टार्स काउंटेबल होते हैं। और यहाँ मैं अगर स्टार्स लिख रहा हूँ तो वो प्लूरल है, और अगर वो प्लूरल है तो आप उसके साथ में शाइन लगाओगे। लेकिन सर हमको तो ये बताया गया है कि तारे यानी स्टार्स अनकाउंटेबल होते हैं। क्या बताया आपको? यही बताया क्या कि आसमान में तारे गिन नहीं सकते हम, इसलिए हम ये कहेंगे कि वो अनकाउंटेबल होते हैं? इतने सारे हैं कि उनको हम गिन नहीं सकते, इसलिए वो प्लूरल है। वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल है तो फिर सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, ऐसा कुछ। अगर ऐसा आपने कुछ सीखा हुआ तो बेटा ये गलत चीज, सुनेगा ध्यान से। आप बताओ, इनको गिन पा रहे हो क्या? गिन रहे हो ना, पांच है यहाँ पे, गिन लिया ना आपने? गिन लिया तो काउंट हो गया, और अगर काउंट हो गया, ऑब्वियस सी बात है ये काउंटेबल हो गए। काउंटेबल अगर हो गए हैं और उनमें भी आपने प्लूरल लिख रखा है, स्टार थोड़ी लिखा है, स्टार्स लिखा है, प्लूरल बोल दिया ना अगर इसको, इसके लिए शाइन नहीं आएगा। अब से इस वाली बात पे आते हैं। मुझे पता है कुछ बच्चों को थोड़ा डाउट रहेगा इस बात के अंदर कि जो स्टार है वो अनकाउंटेबल होता है। स्टार, स्टार से कुछ भी लिखो वो अनकाउंटेबल होता है, नहीं है। अब सुनिएगा मेरी बात। आपसे अगर मैं एक बात पूछूं, फैन होता है एक वर्ड, फैन, आपके हिसाब से फैन, पंखा, काउंटेबल का अनकाउंटेबल? बुक होती है बुक, आपके हिसाब से काउंटेबल का अनकाउंटेबल? आप बोलेंगे क्या? काउंटेबल है ना। जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल, काउंटेबल का अनकाउंटेबल? बोलो काउंटेबल का अनकाउंटेबल? काउंटेबल।
चलो दुनिया के सारे मोबाइल बताओ कितने, सारे टोटल मोबाइल, चलो छोड़ो, फिर सारे फैन बता दो कितने, दुनिया में जितने भी फैन है उनका नंबर बताओ, बताओ कितने। तुम तो फिर चलो दुनिया की सारी बुक्स बता दो फिर आप, क्या आप दुनिया की सारी बुक्स बता सकते हो, फैंस बता सकते हो? बेटा ये लॉजिक आप स्टार पे क्यों लगा रहे हो कि हम ब्रह्मांड के सारे तारों को गिन नहीं सकते, ये वो अनकाउंटेबल है? बेवकूफ बात है ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर किसी चीज को 1 2 3 4 बोल सकते हो ना, तो बस यही होता है उसे गिन पाना, और इसीलिए ही वो बन जाता है क्या, काउंटेबल। और जिस चीज को गिन पाओ, अनकाउंटेबल बोल नहीं बोला जाएगा, काउंटेबल बोलेंगे। काउंटेबल बोलते हुए आप स्टार्स के साथ में उसे प्लूरल मानते हुए शाइन ही लगाएंगे। आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और बच्चे पता नहीं क्यों अजीब सी, पता नहीं क्या घुन पी के गए थे, लगा दिया अनकाउंटेबल है तो शाइन्स होगा, ऐसा नहीं। बोलिए ध्यान रखेंगे क्या? हाँ, कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो इस प्रकार का सेंस देते हैं। जैसे जितने भी ग्रेनी चीजें होती हैं, ग्रेन यानी दानेदार जो चीजें होती, जैसे शुगर यानी चीनी हो गई, आटा हो गया, कोई भी दूसरा ग्रेन हो गया, जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, नॉन दैट, इनको आप देखोगे ये इतने छोटे छोटे होते हैं, या बाल हो गए, इतने छोटे छोटे होते हैं कि इनको जनरली काउंट करना प्रैक्टिकल नहीं होता है, प्रैक्टिकल नहीं है वो। काउंट तो किया जा ही सकता है, जच गए आपका, दुनिया में और कोई काम ही नहीं, बैठेगा आज तो ये 1 किलो गेहूं में दाने गिन देंगे अपन, उनको काउंट करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए उनकी जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल उनके लिए जो टर्म वर्ड यूज की जाती है, जो गेहूं आप यूज करते हो, वो उस चीज नाम के तौर पे उसको लेते हैं, और उसको आप क्या कहते हो, गेहूं, या मिट्टी यानी कि सैंड हो गया, या चीनी यानी कि शुगर, उनको आप अनकाउंटेबल कहते हैं। और बेटा एक बात और सुनो, आप अगर यूं बोलो तो हम तो क्या करेंगे, इतने से गेहूं ले लेंगे ऐसे, ये अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल है? तो मैं कहूंगा कि देखो बेटा ये तो अनकाउंटेबल है, गेहूं, गेहूं तो अनकाउंटेबल। लेकिन अगर आप इनको गिनोगे ऐसे, गिन ली 15 है, तो आप मुझे बताओ आप क्या बोलोगे, 15 गेहूं बोलोगे या 15 गेहूं के दाने बोलोगे? बोल के बताओ, 15 गेहूं बोलोगे या 15 गेहूं के दाने बोलोगे? चीनी ले ली ऐसे एक, क्यों करके उठाई, गिन लिया फटाफट, तो 11 चीनी है या 11 चीनी के दाने हैं, बताओ आप क्या बोलते हैं इनको, अपन दाने बोलते हैं ना। तो दाने जो है ना वो काउंटेबल नाउन है, लेकिन चीनी और गेहूं जो है वो अनकाउंटेबल नाउन। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? और जो ऐसी चीजें हैं ना जिनके किसी दाने या उनकी उस यूनिट को वही वाला नाम दे दिया जाता है, तो वो फिर काउंटेबल भी बन जाते हैं। लेकिन चीनी और दाने के साथ ऐसा नहीं है, मिट्टी के साथ ऐसा नहीं है, सैंड के साथ, आटा यानी फ्लोर जो होता है उसके साथ भी ऐसा नहीं है, उसका भी दाना कहाँ गिन पाते हैं, उसका तो दाना भी नहीं गिन सकते अपन, होता ही नहीं वो दाना सा, इसलिए उसको अनकाउंटेबल ही माना जाता है। और जिनको गिन लो उसमें वो दाना जो शब्द है, पार्टिकल है ना, शुगर ग्रेन कह दो, है ना, या सैंड पार्टिकल कह दो, बच्चों ये जो है ये काउंटेबल नाउन है, और इनको आप प्लूरल बना सकते हो जब चाहो तब, लेकिन कभी भी शुगर्स पॉसिबल नहीं है, सैंड्स। अब बताओ काउंटेबल अनकाउंटेबल को लेके बातें क्लियर हो गई है क्या आपकी? हाँ, अगर ये बातें क्लियर हो गई है, लिखा है माई फादर वियर और वियर्स धोती एंड कुर्ता डेली। एक व्यक्ति है फादर, तो वियर होगा या वियर्स होगा? वियर्स होगा। स्कूल्स, ओपन होगा या ओपन्स? स्कूल्स है कि स्कूल है? स्कूल्स है, ओपन होगा कि ओपन्स? ओपन होगा, खत्म। अगला देखोगे, माई अंकल सेल्डम वियर और वियर्स अ हैट। अंकल है एक व्यक्ति, वियर होगा वियर्स? वियर्स। गणपत है एक व्यक्ति, सिट होगा सिट्स। आई के साथ ड्रिंक होगा ना, वीवन आता है, ऐसी थोड़ी आता है। आई के साथ पीछे टेबल, पिछला वीडियो देख लो आप, उसमें टेबल देख लो, और अगर आपने नोटबुक में लिखा है उसे तो वहां देख लो, आपको हैव लिखा दिखेगा, हैव लिखा दिखेगा आपको, बिल्कुल। वेयर हैज और हैव यू बीन टुडे, क्या कर दोगे यहाँ पे, तो हैव, है ना? क्यों सर ये क्वेश्चन मार्क, हाँ तो सर इस क्वेश्चन मार्क को जब आप देखते हो यानी कि
आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है, आपको जो हेल्पिंग वर्ब है के बाद सब्जेक्ट दिखता है, सब्जेक्ट जो है वो कहाँ होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है कि ये सब्जेक्ट है वेयर नहीं। बट आपने तो कहा था डब्ल्यू एच वर्ड जो है वो सब्जेक्ट होता है तो फिर सिंगुलर वर्ब हो जाती है। अरे भाई मैंने कहा था डब्ल्यू एच वर्ड के अंदर सिर्फ हु और व्हाट, बाकी सारों के लिए ये बात आप याद कर लो कि वो कभी सब्जेक्ट नहीं बनते हैं। तो वेयर सब्जेक्ट कभी नहीं बनेगा। अगर ये सब्जेक्ट कभी नहीं बनेगा अरे भाई इस हिसाब से हैजर नहीं होगा। फिर सब्जेक्ट कहाँ से ढूंढेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, पक्का क्या। अगला बताओ, कूल के साथ हैज या हैव, कूल है सर, एक वचन सिंगुलर है तो नो ही डू और डजंट, ही के साथ डू या डज, ही के साथ ही के साथ हैज या हैव, ही के साथ है, ये सब पीछे बढ़ पड़ा हुआ बेटा, सब पीछे देखा हुआ। अगला देखो, राम के साथ हैज और हैव, ये तो इजी है सर, राम के साथ हैज, आई के साथ हैज या हैव, यू के साथ हैज या हैव है, ही के साथ हैज या हैव है, सब पीछे पड़े हुए हैं तो सब्जेक्ट, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, इनमें तो कोई गलती आपसे होनी नहीं चाहिए। वीडियो को पॉज वॉज कर लिया करो, आप जैसे कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, पहले अटेम्प्ट कर लो, फिर देखना। दे के साथ हैव या हैज है, हैव के साथ में और या सॉरी यू के साथ में हैव या हैज, मार्क हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बताओ यू के हिसाब से, अब हो गया ना, अब आ रहा है ना। चलो फिर से देखो वेयर, इसको इग्नोर करो, हैज और हैव के बाद में वाले को सब्जेक्ट बोलो, मेरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से बताओ, बॉय के हिसाब से क्या करोगे, हैज या हैव। अगर बॉय के हिसाब से आपने हैव लगा दिया, मैं आ रहा हूँ आपके साथ में लड़ाई करने के लिए, मैं हैज आएगा। बॉय सब्जेक्ट है यार, अगर बॉय सब्जेक्ट है तो उसके साथ में हैज आएगा ना, एक वचन है दो बहुवचन है, ये बॉयज लिखा है क्या, बॉय है ना, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या आएगा, इसका बताओ। माय फेवरेट क्वेश्चन, आधे से ज्यादा जनता ढूंढ रही है, ये रहा हैज या हैव के बाद में कम है, यहाँ पे कम हो गया सब्जेक्ट, शर्म कर लो, कम को सब्जेक्ट बोलोगे क्या, नहीं नहीं सर सब्जेक्ट तो टुडे है, ये वर्ब है तो वो भी मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में सब्जेक्ट वैसे भी नहीं होता, टुडे को तो छोड़ दो आप, बेचारा टाइम है वो, फिर सब्जेक्ट कौन है, ये जो हाउ मेनी और हाउ मच है, कभी कभी ये अगर आए और हेल्पिंग वर्ब के बाद में कोई सब्जेक्ट बनने लायक वर्ड ना हो, यही साहब क्या बन जाते हैं, सब्जेक्ट बन जाते हैं। और अगर ये सब्जेक्ट बन जाएंगे बस बच्चों, ये जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताओ, क्या मानोगे इसको, क्या मानोगे, प्लूरली माना क्या, ये आंसर। अगर आपने जो भी माना था सोचा था उसके अकॉर्डिंगली अब चीज़ आपको फाइनली समझ में आ जानी है और याद करना है आपको कैसे इनको अटेम्प्ट किया। आई होप ये जो इतने सारे तरह के क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जा रही है और आप इसमें आने वाले या इस तरह के कंफ्यूजन को अब कभी भी इनको लेकर आपको कभी डाउट नहीं होगा। आप बस ये वीडियो एक बार देख लेना, आपको ये और आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का एक चैप्टर होता है, आधा यहीं कवर हो जाता है। बताओ सर, ये देखो इस बार आपने हेल्पिंग वर्ब पहले का मतलब बाद वाला वर्ड सर सब्जेक्ट होगा, और यहाँ देखो सर क्वेश्चन मार्क भी है, सारी बातें बैठ गई, इसका मतलब ही जो है सर वो सब्जेक्ट को डिफाइन करेगा और ही के हिसाब से सर हैज होता है सर। अगर बेटा यही सब बातें आप मेरे साथ सोच रहे थे, वेल डन, आप एग्जाम रेडी हो इस वाले कॉन्सेप्ट को लेके, अब कोई रोक नहीं सकता आपको। क्या बताओगे, आई के साथ, आई के साथ क्या आएगा, हैज और हैव, पीछे पढ़ लिया, आई के साथ क्या आएगा, हैज और हैव, आगे पढ़ना ही नहीं, हमसे पूछा यही है ना, जब पहली चीज ही में एरर मिल गई है, पता चल गया आंसर क्या होगा, तो फिर आगे का पढ़ने का मतलब क्या है। अच्छा इसको, और ये देखो, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सर इस बार सब्जेक्ट बनने लायक वर्ड आ गया सर, ये सब्जेक्ट है सर, अगर ये सब्जेक्ट लायक बनने लायक वर्ड है तो फिर यही हमारे इसको डिसाइड करेगा सर, अगर ये इसको डिसाइड करेगा तो ये होगी ना सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बिल्कुल सही सोचा आपने, कांग्रेट्स। आपको ऐसा लग रहा होगा कि और सही हो रहे हैं तो लग रहा है क्या, अगर ऐसा लग रहा है तो ये कुछ नहीं है, प्रैक्टिस है बेटा, प्रैक्टिस का
जो रिजल्ट है वो आप देख रहे हो। अपन ने जम के एक्सरसाइज की है, देखो ना 50-60 क्वेश्चन कर डाले हैं इसके। इन 50-60 क्वेश्चंस के अंदर एक के बाद एक नई चीज आप सीखते गए हो, और अब आप एग्जाम रेडी हो। इनमें देखो सब सही बताओगे आप, देख लेना आप। 1 2 3, दैट मीन्स ये, इसे इसे थोड़ी देखना है, ये पूछा है हमसे, ये पूछा ही नहीं इस बार। ये बताओ क्या होगा। यू के साथ तो वैसे भी है भी आता है, लेकिन यू इसको अभी कंट्रोल नहीं कर रहा है, उसको डू कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि जब डू आ जाता है उसके साथ वी1 ही आता है, और हैज और हैव में से वी1 हैव होता है। ठीक है, मिस्टर शर्मा सब्जेक्ट है जी, हैज और हैव में से हैव लगाओगे, ही हैव और हैज में से लगाओगे। दो लास्ट क्वेश्चन, रमेश और राधिका के साथ में हैज और हैव में से हैव लगाओगे। अरे पढ़ा था ना पीछे, हैज और हैव, रमेश राधिका कितने लोग, दो लोग, दो लोग मतलब प्लूरल, प्लूरल के लिए हैज आएगा कि हैव आएगा। टेबल देखो या तो सामने बना के रख लो आप, तब ये चीज समझ में आएगी। अगर चाहो तो वीडियो को एक बार पॉज करके, अब जो पिछली वीडियो है उसके अंदर मैंने जो टेबल बनवाई ना, वही बनवाई ऐसे, टेबल को ना अपने एक नोटबुक में अंदर लिख लो, नोटबुक में लिख के फिर ये क्वेश्चन जो है सारे के सारे एक बार अटेम्प्ट कर लो। अब की बार आपका 100% सही होंगे। कई बार गलती ये हो जाती है, उनको टेबल याद होती नहीं है, अब उनको लगता है कि ठीक है कर देंगे। हैव, समबडी के साथ क्या लगाओगे, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो समबडी है। इस बार क्वेश्चन मार्क भी नहीं है कि इस तरह का कोई नाटकबाजी आ जाए। ये अपन हैज़ के बाद में अपन हैज़ के बाद में देख रहे हैं सब्जेक्ट क्या आएगा। सब्जेक्ट तो यहाँ पे समबडी, किसे लगाओगे समबडी के लिए। कुछ बच्चे यहाँ पे कहते हैं कि सर समबडी के साथ हैज़ आएगा, मैं उनसे पूछता हूँ क्यों, कहते हैं ऐसा लग रहा है सर। तो ये जो लगना वगना होता है ना, इसको यार एकदम साइड कर दो आप। आपकी इंग्लिश की ग्रामर इतनी लॉजिकल है, ये जो रीजंस हैं वो इतने क्लियर हैं, इन्हें अगर ढंग से पढ़ा जाए तो ये लगना लुगना को आप साइड में फेंक। देखो ये जो लगना होता है, ये आपके एग्जाम के कुछ क्वेश्चन सही करा दे, सारे नहीं कराए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चन सही कराएगा मार्क में। इसलिए जरूरी है कि आप लॉजिक को ढंग से, यहाँ जो लॉजिक लग रहा है मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ, याद होगा तो। अगर ये आपको ना तो सिंगुलर लगता है ना ये प्लूरल लगता है, तो आप इसको मान लो वो जो पता ही नहीं क्या होता है, क्योंकि ना तो ये सिंगुलर ना प्लूरल है ना ही अनकाउंटेबल है, तो क्या मान लो आप, विथ मिसलेनियस, और मिसलेनियस के साथ में सिंगुलर वाली वर्ब्स आती हैं। आओ ऐसा कुछ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था ना। जब ये चीजें आपको क्लियर हो जाती है, ये जरा अब आगे बढ़ेंगे। आपकी याददाश्त वापस ताजा करते हैं। याद तो होगा आप लोगों को, मैंने कहा था कि टेंस को पढ़ने से पहले, उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ने से पहले हमें उसके कुछ गोल्स हैं जिनको अचीव कर लेना चाहिए। जिन्हें गोल्स को लिखा तो बड़े सिस्टमेटिक ढंग से था हमने, लेकिन मेरी अप्रोच थोड़ी सी अटपटी है, उसके अंदर मैंने चीज़ें थोड़ी सी हिला दी, इधर उधर कर दी। पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाना सिखाया, फिर मैंने आपको नाम याद करवाए, फिर मैं अचानक से कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट हो गया। अब मैं आ रहा हूँ बेटा, अब मैंने आपको जो टेंस के स्ट्रक्चर्स जो थे, जो उन्हें याद नहीं कराए थे, वो कराने जा रहा हूँ। अच्छा, मोस्टली मैं देखता हूँ कि बच्चों को टेंस के स्ट्रक्चर्स आते हो, उन्हें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं लगती। लेकिन बेटा थोड़ा सा मेरी ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी जिनको स्ट्रक्चर आते हैं और जिन्हें नहीं आता, आप तो आ जाओ बेटा, देखो मैं आपको यहीं सिखाऊंगा आज ही। आप तो एक नोटबुक ले लो हाथ में और मेरे साथ में लिखना चालू करो, मैं जो बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपको वीडियो को पॉज करके इन सभी नामों को देख के याद करना। अगर आपको ये नाम याद नहीं है बेटा तो अपन आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको पहले नाम याद होने नहीं। बढ़िया से वीडियो को पॉज करके नाम याद कीजिए, और एक नोटबुक के अंदर बिल्कुल ऐसे ही लिख लीजिए जैसे मैंने लिख के रखा है। भाई मैंने प्रेजेंट सिंपल इधर और पास्ट सिंपल इधर लिखा है, फ्यूचर सिंपल इधर लिखा है, और प्रेजेंट सिंपल के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इधर लिखा है। आपको भी ऐसे ही लिखना है, आपको प्रेजेंट सिंपल के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ऐसे नहीं लिखना है, आपको प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल सिंपल एक ही पेज में, एक ही पेज में तरीके से इनको लिखना है। ये काम आप करके दिखाइए मुझे जल्दी से। कर लिया? वाह क्या सुंदर सुंदर बनाया भाई साहब आपने, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर दिख रहा है। क्या करेंगे अब?
स्ट्रक्चर याद करेंगे। स्ट्रक्चर एक एबिलिटी डेवलप करनी है, और वो एबिलिटी ये डेवलप करनी है, कोई हमें टेंस का नाम बोल दे तो हम उसको स्ट्रक्चर बता दें, कोई हमें टेंस की स्ट्रक्चर बोल दे तो हम उसको टेंस का नाम बता दें। ये एबिलिटी डेवलप करनी है। मोस्टली ये एबिलिटी जो है कुछ बच्चों में होती है, मैं देखता हूँ, लेकिन हर बार मैं देखता हूँ कि 70% स्टूडेंट्स के साथ में ये वाली चीज़ नहीं होती, उन्हें नहीं आती है, या फिर उनको कुछ आती है कुछ नहीं आती है। वो आधा अधूरा वाला काम होता है। जहाँ पूरी बात चाहिए वहाँ पूरी बात चाहिए। आओ जरा फिर करें। देखो, प्रेजेंट सिंपल की जो स्ट्रक्चर होती है वो ये होती है, पीछे भी बढ़ चुके हैं अपन, पढ़ा था अपन ने, पीछे बनाई भी थी अपन। पास्ट सिंपल की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, और स्ट्रक्चर होती है, ये होती है सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। V2 से मेरा मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, समझ गए होगे आप। फ्यूचर सिंपल में लिख तो दूं, लेकिन आप में से कुछ बच्चे समझ पा रहे होंगे और बाकी बच्चों को मैं बता देता हूं। अपन ये जो भी स्ट्रक्चर्स लिखेंगे, क्या उन सभी के स्टार्ट में सब्जेक्ट और एंड में ऑब्जेक्ट नहीं होगा? क्या होगा ना? यानी कि टेंस का नाम बदलते हुए जो चीज असल में बदल रही है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? वो है वर्ब फॉर्म। अगर सिर्फ वर्ब फॉर्म ही बदल रही है तो टेंस के साथ में जो बदलने वाली चीजें, या टेंस की जो मेन चीज हुई जिसके दम पे अपन बताते हैं टेंस कौन सा है, सिर्फ वर्ब है। तो क्यों ना हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बिना ही बाकी का जो हिस्सा है वो लिख लें, जैसे मैंने ये किया। फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल V1, ये फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर होता है। मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप मेरी बात समझ होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो स्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रक्चर में क्या आता है? इज एम आर प्लस V1 ING। पास्ट कॉन्टिन्यूस के स्ट्रक्चर में क्या था बेटा? वॉज पर प्लस V1 ING। अच्छा, मैंने आप लोगों को कहा था कि आप नाम लिखना, नाम लिख लिए? नाम लिखने हैं आपको, लेकिन स्ट्रक्चर कोई नहीं लिखेगा, रुक जाना भी, स्ट्रक्चर कोई भी नहीं लिखेगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ये आ गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अब अगर मेरी बात पे आप थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो कॉन्टिन्यूस टेंस में एक चीज देखने को मिल रही है, और वो है ये, कॉन्टिन्यूस टेंस चाहे कोई सा भी हो, कि एंड में तो V1 ING आ रहा है। बताओ हाँ या ना? एंड में तो V1 ING आ रहा है, ऐसा है। यानी कि ना, हम ये वाली बात अगर याद रख लें, मान लो कभी हमसे कोई टेंस का स्ट्रक्चर पूछे तो हमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी दुविधा नहीं होगी। अगर हमसे कोई स्ट्रक्चर पूछे हम कह देंगे ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर? पास्ट कॉन्टिन्यूस। अगर लास्ट में तो V1 ING आएगा, उससे पहले क्या आएगा अभी सोच के बताया। तो ऐसे करके अपन बता सकते कि जिसके नाम में कॉन्टिन्यूस है उसके एंड में V1 ING है, ये फिक्स बात। क्योंकि कॉन्टिन्यूस के अंदर सब में V1 ING है, तो देखो हमें याद करने में हेल्प मिलेगी है। नेक्स्ट टाइम कोई आपसे अचानक से कोई टेंस का स्ट्रक्चर पूछ लेगा तो आपको कॉन्टिन्यूस है क्या लास्ट में, तो मतलब V1 ING एंड में आएगा। लेकिन बेटा बाकी की बातें भी याद करनी पड़ेगी। अगर प्रेजेंट है, जमार है, पास्ट है, पॉजवर है, फ्यूचर है। अच्छा, फ्यूचर तो यहाँ भी था, तो यहाँ भी है, फ्यूचर यहाँ भी। और सभी फ्यूचर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? विल शैल देखने को मिलेगा। सभी फ्यूचर में आपको विल शैल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि नाम में फ्यूचर है। मेरे कहने का अर्थ यह है, टेंस के नाम इनफ होते हैं आपको ये बात याद दिलाने के लिए कि उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। आपको बस उनका जो सही मीनिंग है वो पता होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस का जो मीनिंग है वो ये होता है कि इसके अंदर वर्ब की ING फॉर्म आएगी। ये बात याद करनी है दिमाग में, तब आपको टेंस के स्ट्रक्चर्स याद रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा परफेक्ट टेंस के बारे में भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है।
और परफेक्ट टेंस के बारे में हमें ये देखने को मिलता है कि सभी स्ट्रक्चर्स में जो मेन वर्ब है वो कौन सी होती है, वो थर्ड फॉर्म। अरे वाह, कॉन्टिन्यूस में आईएनजी, परफेक्ट में थर्ड। अगर ध्यान से देखा जाए तो हम स्ट्रक्चर्स तो याद कर ही नहीं रहे, हम तो उसके नाम से स्ट्रक्चर को बड़ी आसानी से दिमाग में बिठा पा रहे हैं, याद तो करना ही नहीं पड़ रहा है। परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म। और अब देखो मेरी बात ध्यान से बच्चों, आप सभी कॉन्टिन्यूस टेंस में आईएनजी देख रहे हो, सभी परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म देख रहे हो। सभी जिन कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आप आईएनजी देख रहे हो उनसे पहले कोई ना कोई बी फॉर्म है, और सभी परफेक्ट टेंस के अंदर जिनके अंदर आप थर्ड फॉर्म देख रहे हो उनसे पहले कोई ना कोई हैव फॉर्म, कोई ना कोई बी फॉर्म, कोई ना कोई हैव। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आती क्या बी फॉर्म क्या है फॉर्म, इसकी टेंशन मत लो, आप तो बस याद कर लो। फिर ऐसे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी से पहले इज एम आएगा, पास्ट का कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी से पहले वाज वर आएगा, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस है तो वी वन आईएनजी से पहले विल शैल बी आएगा, ऐसे करके। प्रेजेंट परफेक्ट है तो परफेक्ट है इसलिए थर्ड फॉर्म आएगी, प्रेजेंट के लिए क्या आ जाएगा, हैज हैव आएगा, पास्ट के लिए क्या आएगा, हैड आएगा, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर नाम में फ्यूचर है इसलिए विल शैल आएगा, और परफेक्ट में विल शैल और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में हैव आता है। ये बात भी याद है साथ। हम कर क्या रहे हैं, हम स्ट्रक्चर के नाम से ही, उसके नाम से ही क्या कर ले रहे हैं, उस स्ट्रक्चर के, सॉरी, स्ट्रक्चर के नाम से ही उस स्ट्रक्चर को याद, है ना। इसमें क्या करेंगे सर, इसका नाम तो अगर ध्यान से देखें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो इन दोनों का मिक्सचर लग रहा है, और दोस्त है भी ये, इन दोनों का मिक्सचर है। लास्ट में बताओ कॉन्टिन्यूस है क्या, ले लास्ट में, है ना। स्टार्ट में प्रेजेंट है क्या, हाँ स्टार्ट में प्रेजेंट है, तो स्टार्ट के अंदर जो प्रेजेंट है ना, स्टार्ट वाला हिस्सा तो ये इसका लेगा, एंड वाला हिस्सा ये इसका लेगा, और बीच में आ जाएगा एक बोनस वर्ड बीन। अब इसको तुम सीधे अपने आप ही याद करो, या फिर आप ये जो एक मैंने बातचीत करी कि इन दोनों से बना है, कॉन्टिन्यूस में आईएनजी, इसका स्टार्ट आएगा उसका एंड आएगा, क्योंकि एंड में लिखा है, परफेक्ट पहले लिखा है तो पहले वाला आ जाएगा उसका, और बीच में बीन आएगा, ऐसे करके याद करो, या आप सीधे याद कर लो, ये मैंने आप पे छोड़ा। लेकिन ये बातें नोटिस करने से हमें क्या फायदा ये मिलता है कि हम भूलते नहीं हैं। फिर हेड, बीन और बी वन आईएनजी, सेम बात नहीं करी क्या, इसका स्टार्ट का एंड, बीच में बीन, इसमें भी सेम, इसका स्टार्ट विल शैल प्लस हैव आ जाएगा, फिर इसका एंड यानी कि वी वन आईएनजी, और यहाँ बीन, बोनस वर्ड क्या आ जाएगा, बीन। स्ट्रक्चर्स को अगर एक सही पैटर्न में देख लिया जाए तो हमारे लिए उन्हें याद करना इजी हो जाता है। अब जब आप इन्हें देखोगे तो आप एक अलग ही नजरिए से इनको देख पा रहे हो। प्लस जैसा मैंने इन दोनों टेंस के लिए एक बात कही है, मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए भी एक बात कह सकता हूँ कि सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर जो है वो बीन आईएनजी आता है। सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या आता है, बीन आईएनजी आता है। बोलो, चीज समझ में आई क्या, का बढ़िया से एकदम। आई होप ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी आप लोगों को। टेंस के स्ट्रक्चर जो हैं वो हमने अभी अभी समझे हैं। अगर ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो अब आपका काम क्या है कि आपको यही के यही सारे स्ट्रक्चर्स आपने नोटबुक में जगह छोड़ रखी है ना, उनको लिखना है। अब आप वीडियो को पॉज कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा चाहो तो ये जो हिस्सा है ये यहाँ देख के लिख लो आप, ठीक है। और फिर वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले काम क्या करो, अटेम्प्ट करो, सारे के सारे लिखो। वीडियो को पॉज करके आराम से पहले ये हिस्सा नोट कर लो, और फिर अपनी नोटबुक में बिना देखे ये सारे के सारे लिखो। चलो अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अब तक आपने ये वाला काम कर लिया होगा। अगर ये काम आपने कर लिया है मैं ये मिटा देता हूँ। लिख लिया ना आपने आप। अच्छा, अगर आप पहली बार में नहीं लिख पाए, वीडियो को पीछे करके चेक कर लेना।
पहली बार में अगर नहीं लिख पाए हो, आप एक काम करना, फिर से सारे नाम लिखना। देखो याद तो करना पड़ेगा, तो उसको सही तरीके से करेंगे। सारे नाम लिख लेना। नाम लिखने के बाद में आपको करना ये है, आप वीडियो को फिर से पॉज कर देना, पीछे वाले सारे स्ट्रक्चर्स याद करना, और फिर वीडियो को साइड में हटा के, फ़ोन को हटा के अपनी नोटबुक के अंदर फिर से सारे, जब आप एक बार में सारे लिख जाओ तो वीडियो यहाँ से देखना। बताओ पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? कॉन्टिन्यूस मतलब गिवन आईएनजी होता है सर। पास्ट में उससे पहले सर वॉज और वर आता है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट का मतलब सर थर्ड फॉर्म होता है, और प्रेजेंट में उससे पहले हैज हैव आता है। फ्यूचर सिंपल क्या होता है सर? फ्यूचर सिंपल के अंदर विल और शैल के साथ में V1 आता है। फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाता है? कॉन्टिन्यूस है सर तो आईएनजी तो आना है, लेकिन बीच में एक वर्ड और आता है, और कौन सा आता है? वो आता है बी। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है? विल और शैल के साथ में सर परफेक्ट है, इसलिए थर्ड फॉर्म आएगी, बीच में एक वर्ड आएगा सर। ये मैं आपसे जब पूछ रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप जवाब दे रहे हो पहले। मैं तो लिख ही रहा हूँ, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ेंगे ना, तब जरूर हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आगे देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की अगर बात करूँ तो इसमें विल शैल भी आता है, में हैव भी आता है, और सारे परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर बी ना एन जी। प्रेजेंट सिंपल तो इजी है, V1 है, CS होता है, और पास्ट सिंपल उससे भी ज्यादा इजी है, V2 होता है। बिना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बड़े अटपटे से दिखते हैं। ये क्या है? ये इजमार है, एनजी का क्या होता है? का तो सर वो होता है। अरे वो क्या होता है? वो थोड़ी होता है, ये होता है। ये हो गया। का क्या होता है? तो इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सर बी ना एनजी आता है सर, वो लिखा उधर। बहुत बढ़िया। प्रेजेंट के अंदर क्या आएगा? प्रेजेंट का सर यहाँ से हिस्सा लेंगे सर, जैसे के अंदर भी यहीं से लिया था, के अंदर भी यहीं से लिया। नोटिस करना है चीज़ों को, याद करना है, और लिखते लिखते में आपको अगर ये याद ना हो जाए तो मेरी गारंटी है बच्चा, पॉसिबल ही नहीं। तो लो जी, अब हमने टेंस को पढ़ने की जो पहले तैयारियां करनी होती है वो सारी कर ली है। हमें टेंस के सारे नाम याद हैं, हमें उसके सारे स्ट्रक्चर्स याद। अब और कुछ नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार और टेंस के सारे नाम लिख लो, और सब स्ट्रक्चर बोल के देख लो, पढ़ के देख लो, लिख के देख लो। इतना अगर आप कर लेते हो, अब आपके पास में सारी एबिलिटीज आ चुकी हैं। आपको सेंटेंस बनाना आता है, टेंस के सारे नाम आते हैं, सेंटेंस तो बनाना ही गया था, अभी अभी अपने स्ट्रक्चर्स भी याद। सुनना, अगर सेंटेंस लिखा हो तो उसमें स्ट्रक्चर नोटिस करके टेंस का नाम बताना आना चाहिए। टेंस के नाम से स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाना तो हमने पीछे सीखा। ये था आपका टेंस का बेसिक पार्ट। एक कॉन्सेप्ट उसके अलावा मैं आपको लास्ट वीडियो में ही करा चुका हूँ, और आज उसकी प्रैक्टिस कर ली है। अगले वीडियो के अंदर अपन टेंस के वो जोरदार कॉन्सेप्ट्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो शायद आपको पहले परेशान किया करते थे, लेकिन मेरा दावा बेटा, आप मेरे साथ पढ़िएगा, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, और एक भी क्वेश्चन आपका उसका गलत नहीं होगा। दैट इज माई प्रॉमिस। हम मिलेंगे अब अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।